नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2020 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 4 है ये और इसके दो पार्ट हैं। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे पहले। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस में प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। ये जो हम अभी जो सॉल्यूशन करेंगे पेपर का, ये भी इसी बुक से रिलेटेड है, इसी बुक में दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन है। और ये फिजिक्स एयरफोर्स एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। इनमें हमने थ्योरी और क्वेश्चन जो है इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं जो एग्जाम पर्पज से है पूरे, और कोई भी क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएगा। सारा जो मटेरियल है आपको इन बुक से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कहता है ये कहता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए स्ट्रेस जो होता है इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये इस तरीके से होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्स की क्या डायमेंशन है, अगर डायमेंशन की बात की जाए तो ये फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और ये नीचे जो एरिया की डायमेंशन होती है ये होती है L2। यहाँ पे होता है m1 L-1 T-2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकलता है हमारे पास इक्वेशन m1 L-1 T-2। तो ये जो है D यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर है D। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है ये। सेकेंड हम देखते हैं व्हाट डज ए कॉन्वेक्स लेंस डू। क्या एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। फोकसेस रेज टू ए पॉइंट, फोकसेस रेज ऑन मोर देन वन पॉइंट, इट डिफ्लेक्ट्स रेज, नन ऑफ दीज। तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर देखें तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। सबसे बेटर एग्जाम्पल तो इन्फिनिटी से है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है। अब इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक फोकस पे कन्वर्ट करता है, मतलब कन्वर्जेस। और थोड़ा यहाँ भी रखा हो तो भी इसका काम कन्वर्ज करने का होता है कि यहाँ से रेज जाएगी तो कन्वर्ज ही करेगा। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, इसकी अगर बात की जाए तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो ये डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। तो हम यहाँ से अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन कि फोकस रेज टू ए पॉइंट, ये इसका जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसकी यूनिट है। देखिए लाइट की तो यूनिट है नहीं, लाइट तो अलग चीज हो गई। करंट जो होता है उसकी यूनिट एम्पियर होती है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जो है ये डेसिबल होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल में नापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी।
देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हम प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए अब कि क्या होता है ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 300 के एंड 400 के। तो मैं दोबारा लिखता हूँ इस कार्नोट इंजन को, ये हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, बेसिकली एक वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ये इस तरीके से वर्क निकाल देता है और ये लोअर टेम्परेचर को हीट जो है ये रिजेक्टेड होती है, इधर से Q1 हीट आती है और इधर से Q2 हीट इसमें चली जाती है। और अब अगर इसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस टी लो डिवाइडेड बाई टी हाई, ये इस तरीके से होता है। ये टेम्परेचर ऑफ द सिंक होता है टी लो, टी हाई जो होता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स होता है। अब ये जो टेम्परेचर दे रखा है ये कितना है, ये टेम्परेचर दे रखा है 300 के, सेल्सियस में नहीं दे रखा, डायरेक्ट ही दे रखा है। और ये जो टेम्परेचर दे रखा है ये दे रखा है 400 के। तो हमको कन्वर्ट नहीं करना है सेल्सियस में, के में ही हम टेम्परेचर लेंगे, केल्विन में ही टेम्परेचर लेना है। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो होती है ये होती है कि केल्विन की जगह हम सेल्सियस में ले लेते हैं टेम्परेचर। मान लीजिए मैं यहाँ कहता है कि 300 C और 400 C, तो हम गलती यहाँ क्या करते हैं कि इस तरीके से तब नहीं पुट कर सकते, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट दे रखा है कि ये 300 के है, 400 के है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है, 300 डिवाइडेड बाई 400 केल्विन में दे रखा है ये। यहाँ से आ जाता है 1 माइनस 1/4 और 3/4 सॉरी। यहाँ पे आ जाता है आंसर 1/4। 1/4 का मतलब होता है एफिशिएंसी जो है दैट इज 25%। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। और अगर वैसे देखेंगे तो ये जो एफिशिएंसी आई है ये आई है 0.25। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये है 0.25। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या लिखा है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ। पास्कल देखिए किसकी यूनिट होता है, जैसे वर्क की अगर यूनिट देखेंगे ऐसा यूनिट तो ये होती है जूल। और एनर्जी जो होती है इसकी भी जो ऐसा यूनिट है ये होती है जूल। जूल और CGS देखेंगे तो आर्क्स होती है, CGS में आर्क्स है। तो टेम्परेचर की अगर देखेंगे तो सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, ये ऐसा यूनिट जो है केल्विन है। और प्रेशर की अगर देखेंगे तो ये होती है पास्कल, और पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से जो आंसर है इसका वे बी है। अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में मैं यहाँ डायग्राम लेके बता रहा हूँ, ये किस तरीके का है। ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और ये इनपुट AC सप्लाई है, और ये आउटपुट जो हमको मिलता है, ये आउटपुट यहाँ पे मिलता है हमको, और ये इनपुट हमको यहाँ पे दिया जाता है, ये इनपुट है। ये इनपुट AC सप्लाई हमको यहाँ से मिलती है। अब देखिए दो तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, एक होता है स्टेप अप। अब स्टेप अप में क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ ये V प्राइमरी है और ये V सेकेंडरी है, तो V प्राइमरी जो होता है ये लेस होता है V सेकेंडरी के। स्टेप डाउन में क्या होता है, जो V प्राइमरी होता है ये ग्रेटर होता है V सेकेंडरी के। स्टेप डाउन का मतलब है जैसे आप एक स्टेयर बनाइए, जैसे आप स्टेयर बनाइए, जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो हम कहते हैं स्टेप डाउन, जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं स्टेप अप। बिल्कुल वही चीज़ है, उसी से ये टर्म ली हुई है कि अगर वोल्टेज यहाँ ज़्यादा है तो स्टेप डाउन में क्या होगा, हम नीचे आएंगे, वोल्टेज नीचे आएगा। स्टेप अप अगर होता तो उसका मतलब क्या होता, हम नीचे से ऊपर जाते। ये VP जो है स्टेप अप अगर होता तो हम क्या करते कि VP जो है उससे बड़ा होता ये VS। तो ये यहाँ पे ये चीज़ तो इस तरीके से आती है। अब ये क्या कहा है इसमें कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पूछा है इंक्रीज क्या होगा। अब देखिए स्टेप डाउन में वोल्टेज तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो क्वांटिटी है नहीं। अब एक और चीज़ होती है ट्रांसफार्मर में कि जो पावर होती है ट्रांसफार्मर में ये होती है वोल्टेज और
प्राइमरी में वोल्टेज और प्राइमरी में करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा P इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे तो P आउटपुट कितना आएगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाई करंट इन सेकेंडरी। अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है कि जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर के बराबर होती है, इनपुट और आउटपुट पावर सेम होती है। अब अगर इन दोनों को देखें तो जो P इनपुट है वो बराबर है P आउटपुट के, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये है VP IP और ये है VS IS। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ से तो हम क्या देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो जो V प्राइमरी है ये है ज़्यादा और V सेकेंडरी जो है ये है कम। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या क्वांटिटी कम हुई, ये क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी जो है वो सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो करंट जो है सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज़ हो रहा है, ये करंट इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंडरी जो करंट है ये प्राइमरी करंट के मुकाबले I सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन I प्राइमरी। ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पावर को इक्वेट करके। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर इज बेस्ड अपॉन, ये सेकेंड लॉ जो केपलर का होता है, देखिए मैं बताता हूँ ये सेकेंड लॉ क्या होता है केपलर का। केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है या कोई प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो पहली बात तो क्या है, फर्स्ट लॉ तो ये कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और सेकेंड लॉ जब हम डिराइव करते हैं तो वो हम इस तरीके से डिराइव करते हैं कि मान लीजिए ये अर्थ ही मान लीजिए कि जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो मान लीजिए कि एक दिन में अर्थ जो है यहाँ से यहाँ तक का एरिया स्वीप करती है। तो एक दिन में इतना एरिया स्वीप किया और मान लीजिए लेट अस से स्वीप मतलब ये इस तरीके का एरिया यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं जो स्वीप किया है। उसी तरीके से जब अर्थ यहाँ आ गई और एक दिन में मान लीजिए वो यहाँ आ जाती है, जस्ट इमेजिनरी फिगर है, इतना होता नहीं है बट मैं जस्ट एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूँ। अब ये एरिया जो स्वीप किया है, ये एरिया स्वीप किया है A2। तो ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये सेकेंड लॉ कहता है कि जो एरिया A1 है ये बराबर होता है एरिया A2 के। अब इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकाला जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या बताता है कि जो dA/dt है, जो इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये केपलर का सेकंड लॉ है। ये होता है L/2m। L होता है एंगुलर मोमेंटम, m इज द मास ऑफ द प्लेनेट। जैसे अर्थ है तो अर्थ का, या और कोई प्लेनेट है वीनस मरकरी तो उसका मास। अब ये बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है, ये L होता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंट। अब क्या होता है कि ये लॉ कहता है कि जो एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेम। तो ये क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है। अब देखिए मैं इसका एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है, तो देखिए हो क्या रहा है कि ये जो फोर्स लगता है ना सन का, ये इधर की तरफ लगता है। अब जब फोर्स लगता है और ये रोटेट कैसे कर रही है अर्थ, इसी एक्सिस के अबाउट, सन के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब क्योंकि फोर्स सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है, तो हम सबको पता है अगर फोर्स सेंटर से पास होता है तो जो टॉर्क लगता है वो होता है R×F। और यहाँ से हम बात करेंगे तो ये RF साइन थीटा आता है, थीटा 0 है तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से सॉरी R0 है, सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो ये 0 हो जाता है। तो ये जो बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड लॉ का, ये इस तरीके से है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, देखिए ये जो पार्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बड़ा काम आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ सारा जो काम चलता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चलता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ये सब। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको कि जो एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ समथिंग, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की तो वो दी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ
एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो होगी ई, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम व्हेन द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड स्प्रिंग पेंडुलम है और अगर जी की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम नहीं है, स्प्रिंग पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम नहीं है, स्प्रिंग पेंडुलम है। स्प्रिंग पेंडुलम होता है इस टाइप से, और ये इसका मास होता है, एम मास होता है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्टेड रहता है, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट है उस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये दिया जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम मास है ऑब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे ये पेंडुलम है तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जी का यहाँ अगर देखेंगे तो कोई रोल नहीं है, जी की कोई टर्म नहीं आ रही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है, मतलब वो इंक्रीज भी हो रहा है तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। तो जो टाइम पीरियड है ये आ रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्प्रिंग पेंडुलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सैटेलाइट। देखिए मेरे को बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा ये समझाने के लिए आपको। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ये क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो शुरू से मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मास ऑफ द अर्थ है और ये यहाँ पे ये सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो सैटेलाइट पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ये लग रहा है, अगर आर इसका रेडियस है तो एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और इधर की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। अगर इसका मास एम है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये लग रहा है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सॉरी ये बराबर है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो ये तो पार्ट यहाँ पे हुआ कि दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर किए मैंने। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। ये क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर है ये बराबर है माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सैटेलाइट की जो आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में होती है, नेगेटिव ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का खास बात एक और मैं बताना चाहूँगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है क्योंकि वी का स्क्वायर हो जाता है तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम से कम 0 हो सकती है, इससे बड़ी होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव है। अब दोनों का रेशियो पूछा है, अब पोटेंशियल एनर्जी पहले लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बाद में लेना पड़ेगा। तो ये आता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आता है माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर और डिवाइडेड बाई जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। तो ये आ गया यहाँ से रेशियो पी डिवाइडेड बाई के ई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2r डिवाइडेड बाई जी एम एम। अब जी एम एम से जी एम एम कैंसिल हो जाता है, आर से आर आ जाता है, तो ये रेशियो आ गया माइनस का 2। तो थोड़ा सा केयरफुल होना है आपको। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी। होप ये समझ में आया होगा आपको। पी बाई के ई दैट इज इक्वल टू -2। आगे चलते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ए is E and then momentum is P, if momentum is increased 2 times, momentum को increase कर दिया 2 गुना, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एनर्जी का एक पार्ट लिखता हूँ कि जो एनर्जी होती है ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब
फिर इसकी बात करते हैं यहाँ से एनर्जी, ये मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया हाफ mv² को, तो यहाँ पे एनर्जी आ गई दैट इज इक्वल टू m² v² डिवाइडेड बाई 2m। मोमेंटम होता है p, तो ये आता है p² डिवाइडेड बाई 2m। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर E थी, मोमेंटम P था, तो ये रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो नई एनर्जी है, नई एनर्जी क्या होगी, ये होगा नया मोमेंटम P' इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2m। अब P' किसके बराबर है, नए मोमेंटम को हमने 2 गुना बढ़ा दिया, नया जो मोमेंटम है ये दो गुना है, तो ये आ जाएगा 2p। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आता है E1 दैट इज इक्वल टू 4p² डिवाइडेड बाई 2m। p² बाई 2m हमारे पास क्या था, इनिशियल एनर्जी, तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये बराबर आ गया 4e के। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, अगर मोमेंटम को हम डबल कर देते हैं तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये आता है ए। देखिए अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर जो चैप्टर है, न्यूक्लियस जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि इन द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी चीज़ जो है मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ मैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। हीलियम है, हीलियम में क्या है कि 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो केवल न्यूक्लियस बचता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। हीलियम का न्यूक्लियस जो है ये कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, बट पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, बट इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या 2 प्रोटॉन पॉजिटिव, बट चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये है पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। इस पे जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, और इस पे जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, गामा रे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, अगर यहाँ से देखेंगे तो इस पे चार्ज जो होता है ये 0 होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने समथिंग एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तीनों जो पार्ट हैं अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों यहाँ से पास कर, अल्फा पार्टिकल इधर से पास कर रहा है और लेट अस से बीटा पार्टिकल यहाँ से पास कर रहा है, और लेट अस से गामा रे यहाँ से जा रही। देखिए अल्फा पार्टिकल के केस में क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज है इस पे 2 प्रोटॉन के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और बीटा में क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स एक लगता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, किसके बराबर होता है, ये होता है Q, और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में वेक्टर होता है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल अगर इस तरीके से जा रहा है तो देखिए इस पे फोर्स कैसे लगेगा, V क्रॉस B या अपार्ट फोर्स इस पे लग जाएगा, और ये इस तरीके से रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा अल्फा पार्टिकल। V क्रॉस B क्या है, ये V की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स ऊपर लग गया V क्रॉस B, तो ये इस तरीके से अपार्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जैसे फिर ये सर्कल में इसका मूवमेंट चालू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बीटा पॉजिटिव है तो वो भी सर्कल में चालू हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो भी सर्कल में सर्कल बनाएगा। तो एक्चुअली मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो ये अल्फा बीटा है ये तो अफेक्ट होंगे, ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन गामा रे जो है ये बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको। तो आज हमने ये पार्ट 1 देखा, पार्ट 1 के काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये जो सारा पेपर है और इसके सॉल्यूशन है ये हमने इस बुक में दिए हुए हैं, अग्निवीर वायु इंडियन एयर फोर्स साइंस बैग प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसी के साथ 52 पेपर्स हैं,
और प्रीवियसली भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इस बुक में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स में भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो होप ये पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।